हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बेटा एक टॉपिक किया था इकॉनमी और सोसाइटी, जिसमें हमने रशिया की जो लोगों की इकॉनमी थी, ऑक्यूपेशंस थे और सोसाइटी कैसी थी, आम लोगों की पोजीशन क्या थी, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो पैरा है, लास्ट पैरे में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशंस जो थी वर्कशॉप्स में, फैक्ट्रीज़ में, वो अच्छी नहीं थी। वुमेंस के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको बहुत कम जो है सैलरी दी जाती थी सेम वर्क के लिए, और जो स्किल्ड वर्कर्स थे उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई थी, वो डोमिनेंट नेचर के थे। और वर्कर्स जो थे वो अपनी पोजीशन को साउंड करने के लिए उन्होंने बहुत सारी एसोसिएशन बनाई और टाइम टू टाइम उन्होंने स्ट्राइक्स भी की, जिसमें हमने ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स पढ़े थे कि 1896 में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुई और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में। इसी तरह कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे, कल्टीवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, जो रशियन लैंड थी, यानी कि रशिया के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसके ऊपर मोस्टली जो पीजेंट्स थे वो खेती करते थे। बट द नोबिलिटीज़, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़। लेकिन विशाल जो संपत्तियां थी, लार्ज प्रॉपर्टीज़ कहते हैं बहुत ज़्यादा संपत्तियों के मालिक, उन पर नोबल्टीज़ का राजशाही, क्राउन क्या होता है, राजा या जो उनके रिश्तेदार हैं उसको क्या बोला जाता है, राजशाही, और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। वर्कर्स की तरह ही पीजेंट्स भी सोसाइटी के अंदर डिवाइड थे। दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस। ओके, जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, चाहे वर्कर्स शहरों की बात कर रहे हैं और देहात के अंदर जो पीजेंट्स हैं या फार्मर्स हैं, वो बाय नेचर क्या थे, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटीज़। कुछ केसेस को छोड़कर, यानी कि कुछ नोबल्स को छोड़कर बाकी सबसे वो नफ़रत करते थे, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे। पीजेंट्स नोबल्स गोट दियर पावर और पोजीशन थ्रू दियर सर्विसेज टू दी जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटीज़। जो नोबल्स थे, जो मोस्टली सामंत थे और नवाब थे, एक आधे को छोड़कर बाकी जो पीजेंट्स थे उनका सम्मान नहीं करते थे, और नवाब और जो सामंत थे, ठीक है, उनकी जो लोकप्रिय थी वो उनकी जार के प्रति जो निष्ठा थी और जो उसको वो सेवाएं देते थे उसकी वजह से उनको मिली हुई थी। यानी कि जो पीजेंट्स थे थोड़ी बहुत जो उनकी रिस्पेक्ट करते थे जस्ट वो जार की वजह से, ना कि उनमें कुछ ऐसी काबिलियत थी नोबल्स और चर्च के अंदर कि उनको लोग पसंद करते। सिर्फ वो राजा के जो है क्लोज थे, इसलिए कुछ लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे। दिस वाज अनलाइक फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटनी। फ्रांस के अंदर एक एरिया है, एग्रीकल्चरल एरिया, ब्रिटनी। यहाँ के जो पीजेंट्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी नोबल्स की रिस्पेक्ट करते थे और उनके लिए क्या करते थे, लड़ाई भी कर लेते थे, उनको बचाने के लिए कोशिश भी करते थे। जब रेवोल्यूशन हुई थी तो हमने पढ़ा था ना कि कंट्री साइड में भी लोगों ने अपने ज़मींदारों के विरुद्ध हथियार उठा लिए हैं, चर्च जो है तोड़ दिए हैं, और जो पादरी हैं और ज़मींदार हैं वो डर के मारे गांव के एरियाज़ को छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन ब्रिटनी ऐसी जगह थी जहां पर रशियन रेवोल्यूशन के दौरान भी किसान जो थे, पीजेंट्स जो थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन रशिया में ऐसा कुछ नहीं था।
रशिया में क्या करते थे पीजेंट्स, दे वांटेड द लैंड टू द नोबल्स टू बी गिवन टू देम और फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट और इवन मर्डर लैंडलॉर्ड्स। रशिया में क्या पोजीशन थी पीजेंट्स की, वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनको रेंट पे नहीं करते थे और क्या चाहते थे कि जो लैंड है नोबल्स उनको वापस दे दे, यानी कि जिसके ऊपर वो खेती कर रहे हैं वो उनको जो है उनका मालिक बना दें नोबल्स। और उनकी जो है रेंट पे लेते थे ज़मीन, तो रेंट भी नहीं देते थे, इवन कि कुछ लैंडलॉर्ड्स के मांगने पर वो उनकी हत्या भी कर देते थे। और ऐसे केसेस जो हैं 1902 में दिखाई देते हैं। लार्ज स्केल पर रशिया के अंदर जो साउथ पार्ट था वहाँ पर ऐसी घटनाएं अक्सर होने लगी और 1905 तक तो पूरे रशिया के अंदर ऐसे इंसिडेंट्स जो थे वो होने लग गए बेटा, यानी कि वहाँ पीजेंट्स जो थे वो अपने नोबल्स का मर्डर कर रहे थे। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। जो रशियन पीजेंट्स थे वो बाकी जो रूसी किसान थे उनसे कुछ डिफरेंट थे, अलग थे, यानी कि रूसी किसान जो थे यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले कुछ अलग टाइप के थे, उनकी सोच अलग थी। यहाँ के जो किसान थे वो क्या करते थे, समय समय पर ज़मीन को अपने जो कम्यून होता है, मीर होता है यानी कि लैंड लॉर्ड होता है, उससे ज़मीन लेते थे और कम्यून भी क्या करता था, उस लैंड को डिवाइड कर देता था अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज़। प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांट देता था कि जिस फैमिली में जितने मेंबर हैं उसके हिसाब से उनको ज़मीन दे देते थे और कि आप खेती करो और उसके बदले में कुछ रेवेन्यू दो। लेकिन पूरी ज़मीन का होल्ड किसके पास होता था, नोबल्स के अंदर, और वहाँ पर उनको क्या बोला जाता था, कम्यून या मीर। अंडरलाइन कर लें, लैंडलॉर्ड्स को क्या बोला जाता था, कम्यून। सोशलिज़म इन रशिया। अब रशिया में देखते हैं कि जैसे ये विचारधारा थी पीजेंट्स और वर्कर्स की, वो क्या अपनी सोच की वजह से सोशलिस्ट हुए या कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से रशिया के अंदर क्या आया था, सोशलिज़म आया था बेटा। All political parties were illegal in Russia before 1914। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी रशिया के अंदर वो सब इलीगल थी। 1914 से पहले रशिया में डिक्लेयर कर रखा था ज़ार ने। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898। अंडरलाइन करेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट पार्टी है, आज भी है वहाँ पर। बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज़। जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित थे, उन लोगों ने रशिया के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वर्कर्स पार्टी की स्थापना की 1898 में। जबकि ये जो पार्टी थी इसको इलीगल डिक्लेयर कर रखा था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसिंग। फिर भी ये अपने न्यूज़पेपर सेटअप करते थे, यानी कि इस्टेब्लिश करते थे न्यूज़पेपर, मोबलाइज वर्कर्स, मज़दूरों को संगठित करते थे और हड़तालें आदि का जो है ऑर्गेनाइज करते थे, उनको स्ट्राइक्स वगैरह करते थे। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि जो रूसी किसान हैं जिस तरह पर समय समय पर वो ज़मीन बांटते थे, अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में डिस्कस किया कि वो बाई नेचर जो है वो समाजवादी सोच के हैं, ठीक है। तो ये जो सोशलिस्ट थे उनको वो फील कर रहे थे इस बात को कि उनके अंदर तो नेचुरली सोशलिज़म है। सो पीजेंट नॉट वर्कर्स। इसी आधार पर वो क्या चाहते थे कि जो मज़दूर हैं वो क्रांति नहीं कर सकते, जबकि किसान जो हैं इस क्रांति को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। मेन फोर्स जो है, क्या मतलब है कि वर्कर्स इतने यूनाइट नहीं है जितने कि पीजेंट्स के अंदर जो पहले से ही फीलिंग है सोशलिज़म को लेकर, उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं।
और वो मेन फोर्स बन सकते हैं रेवोल्यूशन की। यानी कि पीजेंट्स जो हैं इस क्रांति में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली। रशिया जो है वो जल्दी से सोशलिस्ट बन सकता है दूसरी कंट्रीज़ की तुलना में। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी तक जो सोशलिज़म था, जो सोशलिस्ट सोच थी, वो देहाती इलाकों में जो है पहुंच चुकी थी। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900। जो सोशलिस्ट थे उन्होंने गाँव के अंदर भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की थी 1900 के आसपास। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफ़र टू पीजेंट्स। अब जो सोशलिस्ट थे उनकी क्या सोच थी, वो चाहते थे कि जो लैंड है जो नोबल्स के पास है वो ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए पीजेंट्स को। तो पीजेंट्स के इस राइट के लिए उन्होंने स्ट्रगल करना सोशलिस्ट ने शुरू कर दिया थ्रू कौन सी पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज़। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज़। अब ऊपर एक और पार्टी हमने पढ़ी थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अब ये इस सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो वर्कर्स थे उनकी सोच से, जो अलग सोच रखते थे, डिसएग्रीड थे उनकी सोच से। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइट ग्रुप। लेनिन क्या सोचता था कि जो पीजेंट्स हैं अभी पूरी तरह से यूनाइट नहीं है, क्योंकि उनकी भी सोशल डिवीज़न है। कुछ पुअर हैं और कुछ रिच हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो लेबरर का वर्क करते हैं, यानी कि दूसरे के खेतों में काम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कैपिटलिस्ट हैं, यानी कि जो पीजेंट्स हैं वो भी इतने रिच हैं कि वो दूसरे वर्कर्स को जो है एम्प्लॉयड करते हैं, यानी कि उनसे काम करवाते हैं। गिवन दिस डिफ्रेंशिएशंस विद इन दैम दे कुड नॉट ऑल बी द पार्ट ऑफ ए सोशलिस्ट मूवमेंट। अब इतना सारा जो डिफ्रेंशिएशंस है, अंतर है उनके विचारों के अंदर या सोशल स्टेटस के अंदर, तो वो सोचता था लेनिन कि वो सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। टाइम लगेगा उनको यूनाइट करने में, उनकी सोच को बदलने में। द पार्टी वार डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो सोशलिस्ट पार्टी थी, रेवोल्यूशनरी पार्टी, वो अपनी विचारधारा की वजह से डिवाइड हो गई थी। व्लादिमीर लेनिन, ये भी नाम लगता है व्लादिमीर आगे, जैसे अब रशिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो ऐसे ही व्लादिमीर लेनिन यानी कि उन्हीं के ग्रुप में से था, या लेनिन। ये इम्पोर्टेंट करैक्टर है, लीडर है इस चैप्टर के अंदर। बोल्शेविक ग्रुप को लीड कर रहा था ये। थ्रो दैट इन ए रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जारिस्ट रशिया पार्टी शुड बी डिसिप्लिन। तो बोल्शेविक और मेंशेविक, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। बोल्शेविक दल का जो नेता था वो था व्लादिमीर लेनिन, और मेंशेविक दल का नेता था करंस्की, जो नेक्स्ट के टॉपिक्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इसकी डिटेल। तो लेनिन क्या सोचता था, थॉट दैट इन ए रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जारिस्ट रशिया, भी जारिस्ट रशिया जो रूल कर रहा था ज़ार, तो उसके समय जो रिप्रेसिव मेथड से उनको देखते हुए उनको लगता था कि पार्टी को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और उसका जो कंट्रोल है यानी कि उसके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर क्वालिटी होगी, यानी कि इस पार्टी के जो मेंबर हैं उनके अंदर क्वालिटी होगी लीडरशिप की, यानी उनमें लीडर बनने की क्वालिटी होगी, तभी वो इस पार्टी के मेंबर बन सकते हैं, और वो वेल डिसिप्लिन होने चाहिए। हर एक व्यक्ति इस पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन मेंशेविक्स क्या सोचते थे, दे थॉट दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। जैसे जर्मनी के अंदर पार्टी बनी थी सोशलिस्ट पार्टी, तो उसी की तर्ज पर मेंशेविक सोचते थे कि पार्टी में सभी लोग शामिल हो सकते हैं जो सोचते हैं कि वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उनका सबका वेलकम करती थी ये पार्टी। लेकिन लेनिन सोचता था कि अगर जार की नीतियों का सामना करना है, उसके एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना है,
तो जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो एक्टिव होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए और उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट है टर्बुलेंट टाइम, 1905 रेवोल्यूशन। टर्बुलेंट क्या होता है? उथल पुथल का समय। अभी हमने जो इकॉनमी और सोशल कंडीशन पढ़ी है तो उसमें हमने देखा कि जो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अपने अपने लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं और स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो 1905 तक पूरे रशिया में क्या सिचुएशन बनी हुई थी? बिल्कुल उथल पुथल मची हुई थी, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था और लोग जो हैं इतने अग्रेसिव हो चुके थे कि वो लैंडलॉर्ड्स को मर्डर भी कर रहे थे। तो उथल पुथल का समय जो चल रहा था वो क्या था? रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। ऑटो क्या आता है? सेल्फ, और क्रेसी क्या होता है? रूल। यानी रशिया के अंदर भी राजा का सिस्टम था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में रशिया के अंदर क्या था? ज़ार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। जैसे दूसरे यूरोपियन जो रूलर थे, यूरोप के अंदर जो दूसरी कंट्रीज़ थी उनमें लगभग सभी नेशन स्टेट बन चुके थे 20th सेंचुरी तक, लेकिन रशिया अभी भी मोनार्कियल सिस्टम में कोई फॉलो कर रहा था। तो जो जार था वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था पार्लियामेंट के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए लाइबल नहीं था, रिस्पॉन्सिबल नहीं था, यानी कि वो अपने आप को अलग समझता था। क्योंकि ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि सारी पावर जो है रूलर के पास होती हैं। तो पार्लियामेंट थी लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी थी? राजा की। तो उसकी विल को ही सभी लोग जो है अपनी विल मानते थे। तो संसद के अधीन नहीं था ज़ार। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दी स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब जो उदारवादी थे रशिया के अंदर, यहाँ भी देखो उदारवादी सोच के लोग थे, उन्होंने क्या किया? इस स्थिति को, यानी कि जो राजा के पास फुल पावर है, इस पावर को ख़त्म करने के लिए स्ट्रगल किया टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज़। किनके साथ मिलकर? जो डेमोक्रेट्स थे, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, उनके साथ लिबरल्स ने मिलकर जो है राजा को संसद के अधीन लाने की कोशिश की। दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशंस। अब उन सब ने मिलकर क्या डिमांड की कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। वही बात जो हमने फ्रांस के अंदर पढ़ी थी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, इसके मेंबर जो हैं लोगों द्वारा चुनकर नहीं आते, तब तक पावर को शेयर नहीं किया जा सकता। राइट्स जो हैं लोगों के, वो नीड्स जो हैं उनकी फुलफ़िल नहीं हो सकती जब तक राजा की डिक्टेटरशिप चलती रहेगी। तो यहाँ भी 1905 में उन्होंने एक डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। अब दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर ऑफ बाय नेशनलिस्ट एंड बाय द मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ जदीदीज हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लेड दियर सोसाइटीज़। अब इनकी इस विचारधारा को सपोर्ट किसने किया? जो पोलैंड के नेशनलिस्ट थे या जो जदीदीज थे, यानी कि जो मुस्लिम विचारधारा के लोग थे और उनमें लिबरल्स थे, उन सब ने इनको सपोर्ट किया कि रशिया के अंदर जो है क्या लाया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन उनका बनाया जाए, ज़ार की पावर्स को एंड कर दिया जाए। द ईयर 1904 वाज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। जो रशियन वर्कर्स थे, 1904 का जो साल था वो उनके लिए बहुत बुरा था। प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली, क्योंकि इस वक्त इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी कि उनके जो रियल वेजेस थे वो उस पेस से नहीं बढ़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि उनके जो वेजेस हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस, जो गुड्स के प्राइजेस हैं उनसे 20% उनके वेजेस कम हो गए हैं। मीन्स क्या है कि उनके वेजेस तो सेम हैं लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली। जो एसोसिएशंस के अंदर वर्कर्स थे उनकी मेंबरशिप जो थी वो बढ़ रही थी। और व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फाउंड इन 1904
1904 के अंदर जो रशियन वर्कर्स थे, एक क्या थी वहाँ पर, असेंबली थी। 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली जो थे उनको डिसमिस कर दिया गया था और वो वहाँ वर्क करते थे पुतिलोव आयरन वर्क्स के अंदर। उनको वहाँ से काम से हटा दिया गया था। 4 मेंबर्स कहाँ से हटा दिए गए थे? पुतिलोव आयरन वर्क्स में वो काम करते थे। तो जब उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी अपनी, यहाँ पर नोट करेंगे हम, रशियन वर्कर्स, ये किनकी एसोसिएशंस थी? श्रमिकों की। पहले हमने पीजेंट्स की पढ़ी है ना, अंडरलाइन करेंगे इसको। 1904 में जैसे ही इन्होंने एसोसिएशन बनाई तो 4 मेंबर्स इस एसोसिएशन को के जो थे उनको डिसमिस कर दिया गया था। जैसे ही उनको काम से हटाया गया तो वहाँ पर जो मजदूर थे उन्होंने रेवोल्यूशन शुरू करने की डिमांड कर दी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग ए रिडक्शन इन द वर्किंग डेज टू 8 आवर्स और इंक्रीज द वेजेस और इम्प्रूवमेंट दी वर्किंग कंडीशंस। वहाँ के जो लोग थे कुछ दिनों के अंदर जो उस आयरन वर्क्स में काम करते थे, वहाँ पर 1,10,000 वर्कर इकट्ठे हुए और सेंट पीटर्सबर्ग की ओर चल पड़े और उन्होंने डिमांड की, क्या डिमांड करना चाहते थे कि उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 15 आवर्स से कम करके 8 आवर्स कर दिए जाएं, उनके वेजेस इंक्रीज़ किए जाएं और जो उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। यानी कि अगर फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए किसी भी वर्कर को, मजदूर को चोट लग जाती है तो उसकी जो पूरा खर्चा है वो जो फैक्ट्री ओनर है वो पेड करेगा। या जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो जो वेजेस हैं उनके बढ़ाए जाएंगे, प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो ऐसे कुछ डिमांड्स जो हैं इन वर्कर्स ने की जो पुतिलोव आयरन वर्क्स में काम करते थे बेटा। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गेपोन, इसको जो है लेड कौन कर रहा था, यानी कि इसका नेतृत्व कर रहे थे फादर गेपोन। और वो जैसे ही प्रोसेशन विंटर पैलेस के पास पहुंचा, विंटर पैलेस क्या है? ज़ार का महल। इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस। जैसे ही वर्कर्स विंटर पैलेस के पास पहुंचते हैं तो वहाँ उनके ऊपर पुलिस अटैक कर देती है। एंड द कोसेक्स, कोसेक्स क्या होते हैं बेटा? जो घुड़सवार होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग में। तो उन लोगों ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया इस प्रोसेशन के ऊपर। और क्या हुआ? ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। उसमें से जो 100 मजदूर थे वो मर गए और लगभग 300 मजदूर घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है ये, कि ये जो इंसिडेंट हुआ इसे ब्लडी संडे के नाम से इतिहास में जाना जाता है। संडे का दिन था इसलिए जो 100 वर्कर्स जिनकी डेथ हो चुकी थी, मर गए थे वो इस रेवोल्यूशन में, उनकी वजह से इसको ब्लडी संडे का नाम दिया गया। स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। तो इस घटना से ही 1905 की रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड द यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन। तो उनकी इस कंडीशन को देखकर कि वर्कर्स की जो डिमांड है वो तो जार ने सुनी नहीं, बल्कि उनके ऊपर जो है पुलिस वालों की जो है लाठियां बरसवा दी, उनसे लोग मर गए। तो लोगों ने पूरी कंट्री के अंदर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ कर दी और स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या किया? कंपेनिंग शुरू कर दी। स्टूडेंट्स भी स्ट्राइक में शामिल हो गए और लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अदर मिडिल क्लास वर्कर्स, यानी कि पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर इन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर स्ट्राइक में भाग लिया और वर्कर्स ने इस्टेब्लिश की यूनियन ऑफ यूनियंस और डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये डिमांड तो अपने लिए जो है फैक्ट्री के अंदर कुछ और चाहते थे, लेकिन इनके साथ जब ये घटना घटी तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक बड़े स्तर पर एक यूनियन बनाएं, यूनियन ऑफ
यूनियंस और डिमांड करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। अब 1905 की जो रेवोल्यूशन बन गई थी, है तो ये वर्कर्स की स्ट्राइक थी लेकिन ये रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गई, तो जार ने क्या अलाउड कर दिया कि एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इलेक्ट की जाएगी, जिसे रशिया के अंदर ड्यूमा कहते हैं, हमारे देश के अंदर इसे संसद कहते हैं, पार्लियामेंट, लेकिन जो रशियन पार्लियामेंट थी उसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमेटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। जब रेवोल्यूशन हो रही थी तो बहुत सारे ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटीज़ बनी और वो सब जो थे लार्ज स्केल पर ज़ार के विरुद्ध खड़े हो गए थे और रेवोल्यूशन कर रहे थे। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली। 1905 के बाद से, क्योंकि सभी पार्टीज़ को इलीगल और जितनी भी एसोसिएशन थी इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था जार ने, तो ये अनऑफिशियली वर्क कर रहे थे। सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल सवर रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इनकी सब एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी जार ने। जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज़। जो एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनी थी वो 75 डेज़ के अंदर ही उसको डिसमिस कर दिया था जार ने, और री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स। और उसके बाद जो इलेक्ट हुई थी ड्यूमा उसको 3 मंथ के अंदर, यानी कि पहली 75 डेज़ चली और दूसरी 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। 1905 की क्रांति की वजह से मजबूर होकर जार ने क्या किया, संसद का ड्यूमा बना दी, लेकिन उस ड्यूमा में जो लिबरल्स थे वो ज़्यादा थे। अब वो ज़्यादा देर तक नहीं चली पार्लियामेंट। अब जार तो चाहता था कि जो क्रांतिकारी हैं जब वापस घर को चले जाएंगे तो वो फिर दोबारा से होल्ड कर लेगा, और ऐसा ही हुआ। 75 डेज़ के अंदर पहली ड्यूमा रद्द कर दी और 3 मंथ नेक्स्ट जो है संसद चली और उसको भी डिसमिस कर दिया, क्योंकि जार नहीं चाहता था कि उसकी पावर के ऊपर कोई क्वेश्चनिंग करे, उसकी अथॉरिटी जो है उससे छीन जाए। तो उसने क्या किया, ड्यूमा को जो है डिसॉल्व कर दिया। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ट द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। उसने क्या किया, वोटिंग लॉज चेंज कर दिए और ड्यूमा के अंदर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को ज़्यादा भर लिया। कंजर्वेटिव कौन होते थे, जो राजा को फेवर करते थे, जो बिल्कुल चेंज नहीं चाहते थे। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। अब इस ड्यूमा से जो लिबरल्स थे और रेवोल्यूशनरीज थे उनको बाहर कर दिया और सारे वो लोग भर लिए जो उसकी फेवर करते थे। ये टॉपिक यहीं तक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।